हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल शारदा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास 12th की जियोग्राफी फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, जिसमें मैंने जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं वो तो मैं मास्टरमाइंड के मॉडल से ही आपको बताऊंगी, एंड जो अति लघु और जो भी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है वो मैंने नोट्स करके तैयार किया है, तो मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं बहुविकल्पीय। तो फर्स्ट है, ज्ञान की जननी किस विषय को कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है भूगोल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ठीक है, इसका आंसर है मात्रात्मक क्रांति। नंबर तीसरा, माता प्रकृति किसे कहते हैं? ठीक है, और इसका आंसर है भौतिक पर्यावरण को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? ठीक है, तो इसका आंसर है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, और नंबर 5 है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल की किस शाखा की उपशाखा है? ठीक है, तो सैन्य भूगोल ज़्यादा किसकी है? राजनीतिक भूगोल की। अब नंबर 6, नवनियतिवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम किसने दिया? तो नवनियतिवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम ग्रिफिथ टेलर ने दिया। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो इसमें इसका आंसर है प्राचीन महाकाव्य। नवनियतिवाद का प्रतिपादन किया है? तो नवनियतिवाद का प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर है प्रौद्योगिकी। मानव भूगोल की निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास रखती है? ठीक है, यानी ये पूछ रहा है कि प्रकृति की सर्वोच्चता में कौन सी संकल्पना विश्वास रखती है, तो वो है पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसको मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप फटाफट से कर दोगे, मैं इम्पोर्टेंट ही आपको इसमें बताऊंगी। एंड 11 है, सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण जैसे घर, सड़कों का जाल, उद्योग आदि ये सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन भूगोल का उपक्षेत्र है? तो इसका आंसर व्यवहारवादी भूगोल भी, ऐतिहासिक भूगोल भी है और सांस्कृतिक भूगोल भी है। और नंबर 13, एंथ्रोपोजियोग्राफी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये रेटजेल की रचना थी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि इस चैप्टर से आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, मानव भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल में हम मनुष्य और जितने हमारा जो पर्यावरण है उसके संबंध का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसकी एक परिभाषा भी है रेटजेल के अनुसार, मानव भूगोल मानव और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, इसमें भी यही बात है कि मानव भूगोल जो है वह मानव और धरातल के बीच का जो अध्ययन है उससे ही संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम बताइए। तो क्या है? मानव भूगोल के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 राजनीतिक भूगोल, नंबर 2 आर्थिक भूगोल, नंबर 3 सामाजिक भूगोल, नंबर 4 जनसंख्या भूगोल, नंबर 5 आवास भूगोल एंड नंबर 6 नगरीय भूगोल। ठीक है, तो ये इसके 6 हैं, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है गलती से, 6 हैं ये इसके, तो आप इसको याद कर लें। और नेक्स्ट है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र बताइए। तो इसका आंसर है सैन्य भूगोल, उद्योग भूगोल, लिंग भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, संसाधन का भूगोल, अवकाश भूगोल और कृषि भूगोल। ठीक है, समझ में आया क्षेत्र और उपक्षेत्र। अब मैं आपको जो इसमें चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वही बताने वाली हूँ। इसी में से ज़्यादा इसी में से इस क्वेश्चन जो चैप्टर है, इसी क्वेश्चन यानी इसी टॉपिक से ही इसके जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो वो है ये। तो ये क्वेश्चन है, भौगोलिक विचारधाराओं को स्पष्ट कीजिए। यानी जो भूगोल में, मानव भूगोल में जो महत्वपूर्ण विचारधाराएं उनको स्पष्ट कीजिए।
तो सबसे पहले आपको बता दूं कि विचारधारा किसे कहते हैं। भूगोल के विषय में वैज्ञानिकों के अपने अपने मत या विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहते हैं। ठीक है, जो भी भूगोल में जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वो अपने अपने मत देते हैं, उस किसी भी विचार देते हैं अपने, तो उसी को भौगोलिक विचारधारा बोलते हैं। ठीक है, मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा कौन कौन सी हैं तो पढ़ते हैं इन्हें। नंबर 1 तो है दोस्तों वातावरण निश्चयवाद, इसे जर्मनी विचारधारा भी बोलते हैं। और नंबर 2 है संभववाद या भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा। ठीक है, और नंबर 3 है नव निश्चयवाद या भूगोल की अमेरिकी विचारधारा। तो आपको मैं इनको समझाने वाली हूँ। अगर आपको ये तीनों समझ में आ गई ना तो आप इस चैप्टर में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर आप यूँ ही दे दोगे। तो ठीक है, इसको समझें। तो पर्यावरण निश्चयवाद अथवा निश्चयवाद विचारधारा क्या है, ठीक है, आप समझें। प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य आदिम अवस्था में था तब मनुष्य ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया था। यानी जब मनुष्य आदि मानव की अवस्था में था तो उसने अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया था। किस तरीके से? उस समय प्रौद्योगिकी स्तर कम था, मनुष्य प्रकृति की सुनता था तथा उसकी प्रचंडता से डरता था एवं उसकी पूजा करता था। तो मनुष्य साधनों के लिए सीधा प्रकृति पर निर्भर रहता था। इस पर्यावरण निश्चयवाद का मतलब यही है कि जब जो मनुष्य था वो प्रकृति से डरता था, उसकी पूजा करता था और उसकी सुनता था। यानी वो अपने सारे साधनों के लिए डायरेक्ट प्रकृति पर ही निर्भर रहता था। इसी को पर्यावरण निश्चयवाद, इससे पता ही चल रहा है पर्यावरण निश्चयवाद, इसका मतलब है स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढालना। ठीक है, यानी कोई भी काम प्रकृति के विरुद्ध नहीं करना, यही पर्यावरण निश्चयवाद है। अब इसके समर्थक बताती हूँ मैं आपको। इसके समर्थक थे फ्रेडरिक रेटजेल, रीटर, हम्बोल्ट। इसके समर्थक थे फ्रेडरिक रेटजेल, रीटर, हम्बोल्ट। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद करने हैं, फ्रेडरिक रेटजेल, रीटर और हम्बोल्ट। ये पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक थे। इससे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, संभववाद विचारधारा। इसके समर्थक थे विडाल डीला ब्लास। अब ये विचारधारा क्या थी? इस विचारधारा के समर्थक विडाल डीला ब्लास थे। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ, उसने प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल लिया। ठीक है, यानी जिस तरह पहले तो मनुष्य आदिम अवस्था में था तो वह प्रकृति से डरता था और उसकी पूजा करता था, लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य का विकास हुआ तो उसने प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल लिया। यानी अब मनुष्य प्रकृति से डरता नहीं था, वह प्रकृति से स्वतंत्र था, वह साधनों के लिए सीधा प्रकृति पर निर्भर नहीं था। इस दौरान प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। मनुष्य प्रकृति के द्वारा प्राप्त अनेक संभावनाओं को अपने लाभ के लिए इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकता था। यानी जब मनुष्य का विकास हो गया तो वह नहीं तो प्रकृति से डरता था और नहीं उसके अनुकूल कोई भी कार्य करता था, यानी उसके विपरीत ही सारे कार्य करता था। तो इस दौरान प्रौद्योगिकी का विकास भी हुआ। तो यही थी संभववाद विचारधारा। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ नव निश्चयवाद विचारधारा अथवा मध्यम वर्ग अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद। इसके 3 नाम हैं, एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको नाम याद रखना है। तो इसके समर्थक जो थे वो थे ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, कौन थे इसके समर्थक? ग्रिफिथ टेलर। प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो भी ये नई संकल्पना, इसके अनुसार मनुष्य न तो पूरी तरह प्रकृति के लिए पर्यावरण निश्चयवाद है और न ही संभववाद। यानी न तो मनुष्य प्रकृति से इतना डरता था और न ही उसे अपने इतना अनुकूल उसका दुरुपयोग करता था इस संकल्पना में। तो ये दोनों जो ये विचारधारा है नव निश्चयवाद, नहीं तो यह निश्चयवाद की समर्थक करती है और न ही संभववाद की। यानी अगर हम प्रकृति के नियमों का अनुपालन करते हैं तब ही हम प्रकृति के अनुकूल कार्य कर पाएंगे। ठीक है, और अगर प्रकृति के विपरीत जाके कोई कार्य करते हैं तो प्रकृति तो अपनी प्रचंडता दिखाएगी ही। इसीलिए ये जो नवनिश्चयवाद विचारधारा है ये दोनों इन दोनों के मध्य का चरम मार्ग है। किस किस के? नवनिश्चयवाद विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद के मध्य मार्ग का चरम बिंदु है। ठीक है, नवनिश्चयवाद में विकास के लिए एक सीमा तक जाया जा सकता है, अन्यथा उसे प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ता है। ठीक है,
तो मनुष्य को क्या है, प्रकृति में अपने विकास के लिए एक निश्चित सीमा तक ही जाया जा सकता है, नहीं तो अंत में एट लास्ट उसे प्रकृति के साथ समझौता ही करना पड़ता है। तो आई होप आपको संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हुआ तो कमेंट में मुझे बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है, मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। तो मानव भूगोल का उद्देश्य मानव वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के संबंध का विज्ञान है। ये एक तरीके से डेफिनेशन पर ही निर्भर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।